एंटीसाइकोटिक ड्रग्स 10। ओके, जिनमें इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती, जो पेशेंट है वो अवेयर नहीं रहता है। एक बार पोज करना। कोशिश के स्किज़ोफ्रेनिया, यस स्किज़ोफ्रेनिया, आप कह सकते हो कि डिप्रेशन, मेनिया, मेनिया डिप्रेशन, या किसी के बाइपोलर डिसऑर्डर हो, दोनों एक साथ हो, मेनिया डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर्स, है ना, दैट्स गुड। तो ये सारे आपके साइकोसिस में आते हैं एंड प्रोबेबली यू हैड बीन टॉट इन साइकेट्रिक बिफोर नोट सेट एग्जाम, आप सब जानते हैं। ओके, चैट बंद कर दीजिए ताकि बच्चों को समझ में सही आए जो नहीं जानते। कई तो पहली बार पढ़ रहे हैं और कई तो विद्वान है, वो तो टाइम पास करने आते हैं। दैट्स गुड। ओके, सो अनुज शर्मा कह रहा है सर कल ही कार की सर्विस करवाई है, बेकार जाएगी। अनुज, जोक्स आर अपार्ट नाउ, तो स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, depression and bipolar disorder, they are example of psychosis. न्यूरोसिस, यस, न्यूरोसिस का मतलब क्या है कि पेशेंट अवेयर रहता है ना। तो न्यूरोसिस का मतलब है कि पेशेंट अवेयर रहता है अबाउट द सराउंडिंग, इट इज लेस सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, लेस सीरियस, बोलो यस और नो। एंड इनसाइट इज प्रेजेंट, यानी पेशेंट अवेयर रहता है कि आसपास चल क्या रहा है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम है, इनसाइट इज प्रेजेंट, इनसाइट प्रेजेंट है। और इसके जो एग्जाम्पल है, देखो भाई, आई नो आप सबको पता है बट स्टिल टॉपिक चल रहा है तो मैं बोल तो दूं। इसके एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो एंग्जाइटी, कहते हैं ना अजीब सा डर लग रहा है, तो न्यूरोसिस का मतलब है कि जब पेशेंट को पता हो कि उसके कुछ तो गड़बड़ है। साइकोसिस का मतलब उसको पता ही नहीं हो कि क्या गड़बड़ है, वो तो कह रहा है मैं सही हूं। तो एंग्जाइटी, आप कह सकते हो ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आप कह सकते हो सम और अदर फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फोबियाज, ये सब इसी में आते हैं। फोबियाज, ओसीडी, ये आपके न्यूरोसिस में आते हैं। तो जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है वो यहाँ काम में आती है। स्किज़ोफ्रेनिया, है ना, अगर उसके हेलुसिनेशन हो, मेनिया, डिप्रेशन, यहाँ पर काम में आती है आपकी जो एंटी साइकोटिक। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट साइकोसिस, है ना, टू ट्रीट, यूज्ड टू ट्रीट साइकोसिस, साइकोसिस को टू करेक्ट साइकोसिस, साइकोसिस को करेक्ट करने के लिए काम में आती है। और एंटी साइकोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन अगर मैं बोलूं तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, पहला फिनोथायाजाइंस, यस फिनोथायाजाइंस, आपका पहला है फिनोथायाजाइंस, बोलो यस और नो, फिनोथायाजाइंस। और जिसमें आपका, अब ये पूरा क्लासिफिकेशन इट्स टेकन फ्रॉम केडी त्रिपाठी, है ना, फार्माको बुक। तो केडी त्रिपाठी फार्मा बुक से लिया गया है ना। एलिफेटिक साइड चेन, है ना, पाइपरेडिन साइड चेन, पाइपरेजिन साइड चेन, मतलब फिनोथाइजाइन में आपका एक तो सीपीजी आता है जो कि आपकी पीएससी पर अवेलेबल है। तो अगली दवाई जो पीएससी पर अवेलेबल है असेंशियल ड्रग लिस्ट में, वो आपकी सीपीजी क्लोरप्रोमाजिन, सीपीजी क्लोरप्रोमाजिन, है ना। उसके अलावा ट्राइफ्लोप्रोमाजिन, थायोरिडाजिन, है ना, ट्राइफ्लोरोपेराजिन, फ्लूफेनाजिन और हेलोपेरिडोन। तो दूसरी है आपकी ब्यूट्रोफिनोन्स, ब्यूट्रोफिनोन्स, और उसमें आपका हेलोपेरिडोन, ये भी पीएससी पर अवेलेबल है, ये भी एंटीसाइकोटिक के रूप में काम में आती है। और ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेन फ्लूरिडोल, ये पीएससी पर अवेलेबल नहीं है पर आप मार्केट से ले सकते हैं। थायोजेंथाइन, फ्लूपेनथायोक्सोल, साथ ही साथ अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, पाइमोजाइट,
लोक्सापिन ये भी काम में ले सकते हो। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन ये खूब काम में आती है पर पीएससी पर अवेलेबल नहीं। रेस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन है ना, दैट्स गुड, क्लोजापाइन, तो ये आप कह सकते हो पीएससी पर अवेलेबल है। तो इस एंटीसाइकोटिक लिस्ट में से दो दवाइयां आपकी पीएससी पर अवेलेबल है। पहली सीपीजी क्लोरप्रोमाजिन, 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 तो दो दवाइयां अवेलेबल है, आप कह सकते हो सीपीजी, और दूसरा हेलोपेरिडोल, दूसरा हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, यानी दो दवाइयां अवेलेबल है, एक सीपीजी और एक हेलोपेरिडोल। इन दोनों दवाइयों के बारे में ही, इन्हीं को आप एंटीसाइकोटिक मान के चले, क्लासिफिकेशन को भूल जाओ। यानी अगर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप दो साइकोटिक काम में लेने वाले हैं वो दो ही काम में लेने वाले हैं, क्लोरप्रोमाजिन एंड हेलोपेरिडोल। बस आप कह सकते हो यही एंटीसाइकोटिक ड्रग है, यही एंटीसाइकोटिक ड्रग है। बोलो यस और नो। यही पीएससी पर अवेलेबल है आपकी, जो कि अवेलेबल एट या लिस्टेड इन असेंशियल ड्रग लिस्ट, है ना, लिस्टेड इन असेंशियल ड्रग लिस्ट। जो असेंशियल ड्रग लिस्ट है उसमें आपकी ये दो ही है और यही काम आने वाली है, सीपीजी एंड हेलोपेरिडोल। क्लासिफिकेशन आपके सामने खूब है, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, याद कर लो। एंटीसाइकोटिक ड्रग जिनको न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी बोल सकते हैं, और आपके एक फिनोथायाजाइंस होता है और दूसरा ब्यूट्रोफिनोन्स होता है, तीसरा थायोजेंथाइन होता है और अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और आपका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। ये पांच आपकी दवाई, अरे बोलो तो सही, ये पांच दवाई हैं और हम ये पढ़ने वाले हैं। बोलो यस हो। अब सारी जो भी एंटीसाइकोटिक है वो काम कैसे करती है, अगर हमारे पास दैट्स गुड, मैं आपको बताता हूँ कि काम कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करती है। सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग क्लोजापाइन के अलावा, क्लोजापाइन जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, उसके अलावा, क्लोजापाइन के अलावा सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक D2 डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो ध्यान से सुन लेना, ऑल एंटी साइकोटिक ड्रग्स, सारी एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ऑल एंटी साइकोटिक ड्रग्स, चाहे वो हेलोपेरिडोल हो, चाहे वो आपकी सीपीजी क्लोरप्रोमाजिन, दैट्स गुड, ऑल एंटी साइकोटिक ड्रग्स, सारी एंटी साइकोटिक ड्रग्स ब्लॉक, आप कह सकते हो ब्लॉक, यस यस यस, ब्लॉक D2 रिसेप्टर, डोपामीन 2 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। अब ये D2 रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करेंगे तो D2 रिसेप्टर पे डोपामीन काम नहीं कर पाएगा, भाई वही सिनेप्टिक क्लैप, आप कह सकते हो सम और अदर वे लाइक दिस, है ना, दैट्स गुड। और D2 रिसेप्टर को अगर आपने ब्लॉक कर दिया, दैट्स गुड, ब्रेन में न्यूरॉन्स पे, तो अगर D2 रिसेप्टर, ये D2 रिसेप्टर है, दैट्स गुड, पूरी बॉडी में पाए जाते हैं पर ब्रेन में मेनली, तो D2 रिसेप्टर को अगर आपने ब्लॉक कर दिया, बोलो यस और नो, तो जो डोपामीन है वो आपका काम नहीं कर पाएगा। और डोपामीन अगर काम, आपने इसको बाहर से कोई भी, जैसे कि हेलोपेरिडोल दे के, या फिर आपने सीपीजी क्लोरप्रोमाजिन दे के, यानी आपने ये जो मैंने रेड कलर से बनाई है ये सीपीजी है, आपने सीपीजी दे के और आपने इसको ब्लॉक कर दिया। अब इसको ब्लॉक कर दिया तो जो डोपामीन आ रहा है, जो ओरिजिनल डोपामीन है वो बाइंड नहीं हो पाएगा, जो डोपामीन आ रहा है वो डोपामीन यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि रिसेप्टर ब्लॉक है। तो कहीं ना कहीं डोपामीन की एक्टिविटी होगी ही। अगर डोपामीन ज्यादा काम करता है तो साइकोसिस होती है। डोपामीन ओवर एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस। आप एक बात और याद रख लो, एक लाल पेन, नीले पेन, काले पेन से याद रख लो, लिख लो, डोपामीन ओवर एक्टिविटी, डोपामीन ओवर एक्टिविटी, अगर डोपामीन ज्यादा काम करता है ब्रेन में तो साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया होता है। डोपामीन ओवर एक्टिविटी, यस और नो, कोजेस या लीड्स टू साइकोसिस, पर्टिकुलरली स्किज़ोफ्रेनिया, है ना, स्किज़ोफ्रेनिया, यानी आप कह सकते हो स्किज़ोफ्रेनिया करता है। दैट्स गुड। और आप जानते हैं साइकेट्री का नाम आता है तो आप एक बीमारी तो जानते ही हैं, पागलों वाली, स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको देसी लैंग्वेज में पागल बोलते हैं। दैट्स गुड।
तो आप कह सकते हो स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस में डोपामीन की ओवर एक्टिविटी, अगर डोपामीन ज़्यादा काम करेगा तो आप कह सकते हो साइकोसिस वाले सिम्टम आएंगे, आदमी पागल हो जैसा बर्ताव। लेकिन अगर आपने डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, डोपामीन रिसेप्टर, और अगर आपने डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया सीपीजी देके, जैसे नो क्लोरप्रोमाजिन देके, तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल डोपामीन आ रहा है वो काम नहीं कर पाएगा, और ओरिजिनल डोपामीन काम नहीं कर पाएगा तो डोपामीन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अरे बोलो तो सही। तो आप कह सकते हो तो ब्लॉक D2 रिसेप्टर, उसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ डोपामीन, यानी डोपामीन रिलीजिंग फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से डोपामीन रिलीज हो रहा है, इट विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद रिसेप्टर। बोलो यस और नो। तो जो डोपामीन रिलीज हो रहा है, डोपामीन रिलीजिंग या रिलीज, है ना, फ्रॉम, आप कह सकते हो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स विल नॉट बी एबल, बोलो यस और नो, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स विल नॉट बी एबल, बोलो यस और नो, वोंट बी एबल टू बाइंड, बोलो यस और नो, वोंट बी एबल टू बाइंड विथ, एबल यस, टू बाइंड विथ इट्स रिसेप्टर, बोलो यस और नो, इसके रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ डोपामीन की एक्टिविटी कम हो जाएगी, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ डोपामीन, यानी डोपामीन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। और हम यही तो चाह रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, डोपामीन अगर ज्यादा काम करता है, हमने पिछले स्लाइड में लिखा कि डोपामीन की ओवर एक्टिविटी ही आपके साइकोसिस करती है। तो डोपामीन अगर दमादम आए जा रहा है और डोपामीन अगर बाइंड हो रहा है रिसेप्टर पे, डोपामीन अगर बाइंड हो रहा है रिसेप्टर पे, तो आप कह सकते हो साइकोसिस वाले, स्किज़ोफ्रेनिया वाले सिम्टम। तो कहीं ना कहीं आपकी मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी कि ऑल एंटी साइकोटिक ड्रग्स एक्सेप्ट क्लोजापाइन, यस, एक्सेप्ट क्लोजापाइन, यस, ऑल एंटी साइकोटिक ड्रग्स एक्सेप्ट क्लोजापाइन। पर ये आपके इस लेवल का नहीं है, पीएससी लेवल का, पर आप जब नोट सेट दें तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट क्लोजापाइन, यस और नो, क्लोजापाइन। तो क्लोजापिन, उसके अलावा आप कह सकते हो सारी, आपकी ऑलमोस्ट सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक D2 रिसेप्टर, एंड डोपामीन जो रिलीज होगा वो बाइंड नहीं हो पाएगा और एक्टिविटी कम हो जाएगी। डोपामीन बाइंड नहीं हो पाएगा और इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। दैट्स गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यानी डोपामीन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये मैकेनिज्म है ना, दैट्स गुड। अगर मैं बात बोलूं कि यहाँ पर हमारी लिस्ट में से सिर्फ 2 दवाई बोली, क्लोरप्रोमाजिन और एक बोली है हेलोपेरिडोल, इनकी डोज देख लेते हैं। जो क्लोरप्रोमाजिन की डोज है वो आप समोरदरवेयर 100 से 800 mg पर डे दे सकते हैं, 100 से 800 mg पर डे दे सकते हैं। बोलो यस और नो। जो क्लोरप्रोमाजिन की डोज है वो 100 से 800 mg पर डे दे सकते हैं, यस। सीपीजी की तो लिखिए आगे, जो सीपीजी की डोज है, सीपीजी, उसकी जो डोज है वो 100 से 800 mg पर डे दे सकते हैं। अब चाहो तो आप 100 mg TDS दे दो, चाहो तो आप 50 mg TDS दे दो। जनरली 50 mg TDS देते हैं, यस, 50 mg TDS, 50 mg, दैट्स गुड। टैबलेट अगर लिखो तो डॉक्टर कैसे लिखेगा, टैबलेट क्लोरप्रोमाजिन सीपीजी, टैबलेट क्लोरप्रोमाजिन, बोलो यस और नो, टैबलेट सीपीजी क्लोरप्रोमाजिन 50 mg TDS, 50 mg TDS दिन में 3 बार, दैट्स गुड। मैक्सिमम 800 mg, 800 mg से ज़्यादा दे नहीं सकते, मैक्सिमम 800 mg, 800 mg से ज़्यादा हम दे नहीं सकते, मैक्सिमम 800 है। अरे बोलो तो सही, 800 mg देनी है, उससे ज़्यादा देनी नहीं है, 50 mg। और अगर हेलोपेरिडोल देनी है तो हेलीपेरिडोल की डोज 10 से 20, आप कह सकते हैं 2 से 20, है ना, 2 से 20 mg पर डे दे सकते हैं, है ना। तो अगर मैं हेलोपेरिडोल की बात करूं, बंधु और बांधो भगत जनो, तो दूसरी हमारे पास हेलोपेरिडोल, ये भी एंटीसाइकोटिक ड्रग है, और हेलोपेरिडोल देना चाहते हो तो 2 से 20 mg पर डे, यानी आप कहीं ना कहीं बंधु और बांधो भगत जनो मैक्सिमम 20 mg दे सकते हो एक दिन में, 24 घंटे में, और मिनिमम
2 mg से कम दोगे तो असर नहीं आएगा, और 20 mg से ज़्यादा दोगे तो टॉक्सिसिटी। जो थेरेप्यूटिक रेंज है आप कह सकते हो 2 to 20 mg। अगर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, बंधु और बांधो भगत जनों, व्हाट आई से यू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो डॉक्टर लिखेगा वो डॉक्टर कैसे लिखेगा, टैबलेट हेलोपेरिडोल, बोलो यस और नो, टैबलेट हेलोपेरिडोल 10 mg BD, ये लो, दिन में 2 बार दे दो 10 mg की, या 5 mg दिन में 2 बार दे दो, आप कह सकते हो 10 mg BD। यस, असर भी आना चाहिए, क्योंकि 5 mg दिन में 3 बार दोगे तो असर थोड़ा सा, तो 10 mg BD दे दो। अरे बोलो तो सही, तो टैबलेट हेलोपेरिडोल 10 mg BD, बोलो यस और नो, 10 mg BD आप कह सकते हो। निश्चिंत होके दें, अगर आपको अधिकार मिले या मिल जाए तो निश्चिंत होके 10 mg BD दे सकते हैं। लुक एट दिस, अगर हमारे पास पीएससी पर जो अवेलेबल है, अगर मैं उनकी बात करूं तो क्लोरप्रोमाजीन अवेलेबल है सीपीजी, और वो अवेलेबल है 25 mg, यानी हमारे पास पीएससी पर 25 mg की टैबलेट भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ क्लोरप्रोमाजीन 50 mg भी अवेलेबल है। जो सीपीजी की 50 mg टैबलेट भी अवेलेबल है हमारे पास। आप चाहो तो 75 mg दिन में 3 बार दो, है ना। आप चाहो तो एक टैबलेट इसमें से दे दो 50 mg, और एक 25 mg दे दो 75 सवा 200 mg, है ना। और चाहो तो 50 mg की 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर में, 2 टैबलेट शाम को, दिन में 3 बार, 100 + 100 + 100 300 mg, 800 mg तक दे सकते। और साइकोटिक डिसऑर्डर यानी आपका स्किज़ोफ्रेनिया, पागलपंथी, जब उसको पता नहीं हो, हेलुसिनेशन हो उसको, है ना, चाहे वो आपके ऑडिटरी हो चाहे विजुअल हेलुसिनेशन, दैट्स गुड। तो आप साइकोटिक डिसऑर्डर में आप दे सकते हैं सीपीजी, क्लोरप्रोमाजीन 25 mg भी अवेलेबल है आपके पास। ओके, और मैंने आपको बताया जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, इमेजिन करो आप पीएससी पर बैठे हुए, इमेजिन करो आपके गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ है, और स्टेथोस्कोप लटका हुआ है, और आप टैबलेट देना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि टैबलेट, यस, डॉक्टर वाली फीलिंग ले लो, टैबलेट सीपीजी, और टैबलेट सीपीजी 100 mg दिन में 3 बार टीडीएस, और क्यों नहीं 50 mg भी दे सकते हैं। तो 800 mg तक कोई नुकसान नहीं होगा, पर 800 mg से अगर आप ज्यादा देते हो तो फिर टॉक्सिसिटी के चांस, बोलो यस और नो। तो ये आपकी पीएससी पर अवेलेबल है क्लोरप्रोमाजीन, दैट्स गुड। तो ये ओके, हेलोपेरिडोल मैंने 220 mg बोली थी, और 5 mg, लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, 5 mg की टैबलेट अवेलेबल है, तो आप 5 mg दिन में बीडी दे दो, और चाहो तो आप कह सकते हो यस, यस, इंजेक्शन, हाँ, इंजेक्शन भी अवेलेबल है, और आप कह सकते हो यस, इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हो आप, दैट्स गुड, इंजेक्टेबल, यस, इंजेक्टेबल अवेलेबल है, और अगर ओरल फॉर्म में अवेलेबल तो इंजेक्टेबल है, तो आप कहीं ना कहीं ये लिख सकते हो कि इंजेक्शन, यस, इंजेक्शन, यस, तो 2 एम्पूल आप लगा सकते हो, यस, 1 ml में 5 mg, तो आप कह सकते हो 1 ml 10 एम्पूल्स अवेलेबल है, 1 ml के 10 एम्पूल का आता है, तो 2 एम्पूल लगा सकते हो। तो आप ऐसे लिखोगे इंजेक्शन हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, है ना, आप कह सकते हो 10 mg, है ना, इंट्रामस्कुलरली, यानी आईएम दे सकते हो आप, दैट्स गुड, इंट्रामस्कुलरली, बोलो यस और नो। ओके, आप कह सकते हो 2 एम्पूल, यस, 5 mg के, दैट्स गुड, या फिर आप कह सकते हो सुबह शाम, यानी आप 10 mg 10। तो डॉक्टर जो आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं एक अवेलेबल क्या है, 1 ml अवेलेबल है, 1 ml, और 1 ml में तो हमारे पास 5 mg आती है, तो हमको 2 ml इंजेक्शन, 2 एम्पूल लगाने पड़ेंगे, वो आप कैलकुलेट कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सो लेडीज एंड मैन, इंजेक्शन हेलोपेरिडोल 10 mg IM, आप IM दे सकते हो। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, 10 mg आप दे सकते हो, तो ये डोज है, और 20 mg तक दे सकते हैं, 2 से 20 mg तक दे सकते हैं, ये हेलोपेरिडोल। तो ये आपका साइकोटिक के बारे में ये जो मेडिसिन अवेलेबल है हमने पढ़ा। अब आगे हम बात करते हैं, इनके भी साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ये लिख लीजिए, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, सीपीजी एंड हेलोपेरिडोल। तो एंटी साइकोटिक आर वेरी सेफ ड्रग, वैसे तो बहुत है, अगर आप सिंगल यूज करते हो या इनफ्रिक्वेंट,
लेकिन अगर आप डेली रूटीन पे यूज करते हो तो कहीं ना कहीं फिर या फिर ओवरडोज में करते हो तो फिर वो खतरनाक हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि CNS वाले क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। पहला आप कह सकते हो CNS वाले आ सकते हैं। CNS एक्टिंग है ना। CNS वाले क्या क्या साइड इफेक्ट, ड्राउजीनेस, लेथार्जी, मेंटल कंफ्यूजन। बोलो यस और नो, हाँ या ना। ओके ओके, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो ड्राउजीनेस, CNS वाले क्या क्या आ सकते हैं, ड्राउजीनेस, लेथार्जी, दैट्स गुड। ड्राउजीनेस, लेथार्जी, यस, ड्राउजीनेस, लेथार्जी, यस। आप कह सकते हो मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन, बोलो यस और नो, मेंटल कंफ्यूजन। साथ ही साथ ये आप कह सकते हो ये दे आर मोर विद लो पोटेंसी एंटीसाइकोटिक। उसके अलावा जैसे कि क्लोजापाइन वगैरह। साथ ही साथ आप कह सकते हो इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इंक्रीज पर हेलोपेरिडोल में वेट गेन नहीं होता है, हेलोपेरिडोल एक्सेप्ट हेलोपेरिडोल। तो इंक्रीज एपेटाइट, अगर मैं जीआईटी वाले बोलूं तो दूसरे नंबर पे इंक्रीज एपेटाइट, यानी एपेटाइट आपकी बढ़ सकती है और वेट गेन। पर एक बात ध्यान रख लेना कि वेट गेन और एपेटाइट सब में आते हैं, पर यूजुअली नोट विद हेलोपेरिडोल। तो एक बात याद रख लेना, एक्सेप्ट हेलोपेरिडोल, नोट विद, यानी अगर आप सीपीजी दे रहे हो तो एपेटाइट और वेट गेन का एडवर्स इफेक्ट होने का चांसेज है। पर हेलोपेरिडोल दे रहे हो तो हेलोपेरिडोल में वेट गेन का और आप कह सकते हो इसके चांसेस कम है। बोलो यस और नो। सीजर्स, साथ ही साथ एपिलेप्टिक अगर कोई पेशेंट है सीजर्स आ सकते हैं, है ना। आप कह सकते हो दैट्स गुड। ओके, तो सीजर्स का भी खतरा रहता है समोरदर्भ में। सीजर थ्रेशोल्ड है, उस पर इफेक्ट भी कर सकते हैं, तो सीजर्स भी आप लिख सकते हो समोरदर्भ यहाँ पे सीजर्स, दैट्स गुड। तो ये आपके साइड इफेक्ट है। साथ ही साथ CVS, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पैल्पिटेशन, इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन, वही बात है। आप कह सकते हो जैसा हमने एंटी डिप्रेसेंट में पढ़ा, जैसा हमने TCA में पढ़ा। बोलो यस और नो। तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन, यस। तो अगर मैं CVS वाले बात करूं, CVS, तो CVS वाले क्या क्या आएंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, यस, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ओके। और क्या क्या आ सकता है पोस्चुरल हाइपोटेंशन के अलावा, यस, बोलना चाहेगा कोई, यस, पेल्पिटेशन, पेल्पिटेशन। तो ये आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पेल्पिटेशन, और साथ ही साथ इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन, इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन, दैट्स गुड। नाउ फर्दर वी गोन, आगे हम बात करते हैं बंधु और बांधो भगत जनों, दैट्स गुड। और क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, वही एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। एंटीकोलिनर्जिक में वही ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन या हेजिटेंसी। बोलो यस और नो। तो और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक। तो चौथा ग्रुप है एंटीकोलिनर्जिक। और एंटीकोलिनर्जिक में क्या क्या, कोलिनर्जिक में एंटीकोलिनर्जिक जो साइड इफेक्ट है वही ड्राई माउथ, blurring of vision, that's good. Dry mouth, dry mouth, blurring of vision, yes, blurring of vision, blurring of, yes, vision, ओके। तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं। रेस्टलेसनेस, है ना, आप कह सकते हो कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, हाँ या ना, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन whom I can see, that's good. So constipation, यूरिनरी रिटेंशन, ये वाली आपको एंटीकोलिनर्जिक जो सिम्टम है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, दैट्स गुड। ओके, बढ़ते आगे बंदूर बांधो। साथ ही साथ हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ सकता है। तो एंडोक्राइन की अगर मैं बात करूं तो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, यानी एंडोक्राइन की मैं बात करूं तो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, दैट्स गुड। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, हाइपर एंडोक्राइन एडवर्स इफेक्ट की बात करूं, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, यानी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ D2 रिसेप्टर, जो D2 रिसेप्टर में ब्लॉक किया। बोलो यस और नो। साथ ही साथ डिक्रीज गोनेडोट्रोपिन लेवल,
यानी जो आपके FSH और LH है उनका लेवल भी कम हो सकता है, डिक्रीज गोनेडोट्रोपिन लेवल्स, हाँ या ना। तो एमेनोरिया हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एमेनोरिया हो सकता है ना, इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई रिप्रोडक्टिव एज की औरत ले रही है तो एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, है ना, गैलेक्टोरिया, गाइनोकोमेस्टिया, बोलो यस और नो। यानी आप कह सकते हो ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्शन हो सकता है, गैलेक्टोरिया, बोलो यस और नो, गैलेक्टोरिया। और अगर आदमी ले रहा है तो गाइनेकोमेस्टिया, गाइनेकोमेस्टिया, यस, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो सकता है। दैट्स गुड। सो ये आपके, दैट्स गुड। नाउ साथ ही साथ एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, है ना। अगर आप क्रोनिक थेरेपी लेते हो तो नंबर 6 प्रोबेबली एलिवेशन ऑफ इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, है ना, दैट्स गुड, ब्लड शुगर लेवल। तो शुगर का लेवल बढ़ सकता है, साथ ही साथ एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, है ना, एंड ट्राइग्लिसराइड, तो इनका लेवल बढ़ सकता है, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो समोरदर्वियर, हाँ या ना। ओके, बंदोर बांधो भगत जनो। ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, है ना, क्योंकि शुगर वही इंसुलिन, ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये देखने को मिल सकता है, दस को। साथ ही साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेज, है ना, और आप कह सकते हो कि सातवां एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स या एडवर्स इफेक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल एडवर्स इफेक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल एडवर्स इफेक्ट्स, जैसे कि क्या क्या आप कह सकते हो समोरादरवियर कि हाँ, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, यानी मसल स्पाज्म बिजार होगा, है ना, जैसे कि लिंगोफेशियल मसल्स, जीभ की, है ना। तो आप पहला इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, दैट्स गुड, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, टोन डिस्टर्ब हो जाएगी मसल्स की, यस, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, मस्कुलर डिस्टोनिया, डिस्टोनिया, यानी टोन नहीं, आप कह सकते हो डिस्टर्ब हो जाएगी, बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो यानी टोन नहीं रहे तो टंग थ्रस्टिंग हो सकती है, टोर्टिकोलिस, आप कह सकते हो समोरादरवियर, गर्दन टेढ़ी हो सकती है ना। तो उनमें टोन नहीं रहेगी, अगर टोन नहीं रहेगी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो टोर्टिकोलिस हो सकता है, टेढ़ी गर्दन, यस और नो। अजय देवगन बन सकता है एज गुड, अगर लड़का है तो टोर्टिकोलिस, यस और नो, टोर्टिकोलिस, गर्दन का टेढ़ा होना, है ना। अगर टंग थ्रस्टिंग, जीभ अंदर धस सकती है, क्योंकि अगर जीभ की मसल में आप कह सकते हो कि एक्टिविटी नहीं रहेगी तो जीभ की मसल, जीभ धस सकती है, एक साथ इकट्ठी हो सकती है कहीं पर, है ना, दैट्स गुड। लोक्ड जो जबान काम ही नहीं करेगी, है ना, लोक्ड जो जबड़ा लोक हो जाएगा, ये देखने को मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल, है ना। और ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है जिनमें एंटी साइकोटिक चल रही है और बच्चा 10 साल से कम का है। तो ज्यादातर पर्टिकुलरली स्पेशली इन चिल्ड्रन लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन, ज्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है अगर बच्चे को एंटी साइकोटिक चल रही है। अगर 10 साल से छोटा बच्चा है उसमें अगर एंटी साइकोटिक चल रही है तो वहां देखने को ज्यादा मिलेगा, बोलो यस और नो, है ना, दैट्स गुड। ओके, और साथ ही साथ अगर आपने पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किया है, कहने का मतलब ओरल के अलावा दूसरे रूट से IM/IV दिया है, वहां देखने को मिलता है। और ओवरऑल इंसिडेंस जो इसके मस्कुलर डिस्टोनिया के वो 2% के आसपास है। तो कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, अगर बच्चे जिनकी उम्र समोरदरवियर 10 साल से कम है तो वहां देखने को मिल सकता है ना। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि साथ ही साथ आप कह सकते हो कि अगर आप पेरेंटल रूट से देते हैं IM/IV ओरल के अलावा तो भी देखने को मिलता है। और ये कुछ घंटों तक 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक ऐसे कैसे मसल में टोन ही नहीं रहेगी, यानी जो आपकी स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल है जिसने नेक को होल्ड कर रखा है, या फिर आपकी फेशियल मसल्स है, तो जो कि लेटरल टेरिगोइड, मीडियन टेरिगोइड आप सब जानते हैं, जो कि जबड़े को मूवमेंट में मदद करती है, लेटरल एंड मीडियन टेरिगोइड। तो वो मसल में एक तरीके से टेम्परेरी पैरालिसिस हो जाएगा, टोन नहीं रहेगा। अरे बोलो तो सही, हाँ या, दैट्स गुड। सो अगर आप जल्दी निजात पाना चाहते हैं तो आप प्रोमेथाजीन और हाइड्रोक्सीजीन दे सकते हो 10 को। तो अगर आप जो इसका ट्रीटमेंट चाहते हो, अगर आप जल्दी निजात पाना चाहते हो, यस, तो आप क्या क्या दे सकते हो, यस, एंटी कोलिनर्जिक,
बोलो यस और नो। तो जो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है एंटीकोलिनर्जिक, तो प्रोमेथाजीन और हाइड्रोक्सीजीन आप दे सकते हो। बोलो यस और नो। प्रोमेथाजीन, प्रोमेथाजीन दे सकते हो, और साथ ही साथ आपका हाइड्रोक्सी जीन दे सकते हो, हाइड्रोक्सी जीन दे सकते हो समोरदरवियर। बोलो यस और नो। हाइड्रोक्सीजीन ये तो इससे 10 से 15 मिनट में रिलीव हो जाएगा, विद इन 10 to 15 मिनट रिलीफ। यानी आप कह सकते हो जो रिलीफ होगा सिम्टम में, यानी जो टोन आ जाएगी, जो टोन चली गई थी, वो आप कह सकते हो। साथ ही साथ एकेथीसिया हो सकता है ना। तो इसमें आपका पहला ये हो गया। दूसरा एकेथीसिया देखने को मिल सकता है, ये सुन लो। तो दूसरा जो एक्स्ट्रा पिरामिडल है, एक्टीसिया देखने को मिल सकता है। यस, एक्टीसिया का मतलब आपका हो गया रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगी, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, अपरेंट एजिटेशन, उग्र हो सकता है पेशेंट, है ना, टू मूव अबाउट, चलने की उसको या भागने की या कहीं ना कहीं कुछ लड़ने की इच्छा होगी। बोलो यस और नो। और एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं होगी। तो एक्टीसिया देखने को मिल सकता है। एक्टीसिया का मतलब है समोरदर्वी है, रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकती है। बोलो यस और नो। साथ ही साथ आप कह सकते हो फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट आप कह सकते हो, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, हाँ या ना, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। अब एजिटेशन, अपेरेंट एजिटेशन, यानी एजिटेशन उग्र, यस उग्रवादी हो सकता है, एजिटेशन देखने को मिल सकता है, उसकी इच्छा होगी किसी से लड़ूं जबरदस्ती, है ना। तो डिजायर टू मूव अबाउट, यस डिजायर टू मूव अबाउट, भागे लड़े, है ना, कुश्ती लड़े। ओके, सो लेडीज एंड मैन, तभी तो आप डर जाते हो जब साइकोटिक पेशेंट आता है। विदाउट एंजाइटी इज सीन इन सम पेशेंट बिटवीन 1 to 8 weeks ऑफ थेरेपी। यस, जो एक्टीजिया देखने को मिलेगा वो 1 से 8 वीक में, विद इन 1 to 8 weeks, यानी 1 से 8 वीक ऑफ थेरेपी, यानी लंबी थेरेपी चल रही है। तो आप अगर 1 वीक के बाद 2 वीक पर, 3 वीक पर कभी भी ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, विद इन 1 to 8 weeks ऑफ थेरेपी। तो ये साइड इफेक्ट है। बोलो यस और नो। और 20% केसेज में देखने को मिलता है। जो मस्कुलर डिस्टोनिया थे वो केवल 2% केसेज में देखने को मिलता है। और आप कह सकते हो समोरदर्वियर 20% केसेज में देखने को मिलता है, 20% केसेज में देखने को मिल सकता है। तो ये जो एक्टीजिया है वो आपका कहीं ना कहीं 20% केसेज में देखने को मिल सकता है, अप टू 20% केसेज। यस यस यस, तो कहीं ना कहीं 20% केसेज में देखने को मिल सकता है, हाँ या ना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, ये कुछ आपके एडवर्स इफेक्ट थे एक्स्ट्रा पिरामिडल। आपका एक्टीजिया हुआ, न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है, बट नोट टार्डिव डिस्काइनीजिया देखने को मिल सकता है ना। डिस्काइनीजिया, मूवमेंट नहीं हो, तो कहीं ना कहीं टार्डिव डिस्काइनीजिया देखने को मिल सकता है। दैट्स गुड, डिस्काइनीजिया, दैट्स गुड। तो ये सब एक्स्ट्रा पिरामिडल, यस, मूवमेंट नहीं होगा, तो कांस्टेंट च्यूइंग, है ना। तो आप कह सकते हो कि लिम्ब मूवमेंट लाइक कांस्टेंट च्यूइंग, हाथ पैर के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, अननेसेसरी अनवांटेड मूवमेंट आप कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं लगातार चबाता रहेगा, है ना, तो ये मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। ये ज्यादातर एल्डरली वुमेन में देखने को मिलता है। काइनेजिया, दैट्स गुड, या डिस्काइनेसिस या काइनेजिया, ये पर्टिकुलरली ओल्डरली, स्पेशली इन एल्डरली वुमेन, स्पेशली इन एल्डरली वुमेन, एल्डरली वुमेन में देखने को मिलता है, एल्डरली वुमेन में देखने को मिलता है। बोलो यस और नो। एल्डरली वुमेन में देखने को मिलता है। ओके लेडीज एंड मैन, ये आपका कहीं ना कहीं ये साइड इफेक्ट, और कुछ और है, वेट गेन भी देखने को मिल सकता है। सातवां आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल था, आठवां आपको देखने को मिल सकता है वेट गेन। दैट्स गुड। सो आप कह सकते हो वेट गेन देखने को मिल सकता है। बस, तो ये साइड इफेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है समोरदर्वी। और साथ ही साथ वेट गेन के अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकती है, हाइपर मतलब सेंसिटिविटी देख रिएक्शंस बगैर देखने को देखो मिल सकती है। देखो तो सही बोलो कोई यस और कहीं नो। से कहीं बुला रही जॉन्डिस, थी स्किन रैशेज, हाइपर सेंसिटिव की वजह से स्किन रैशेज। जो हमने तो बोलो यस मत और नो। एक कोई को स्किन देख रैशेज, यस, आप कह सकते हो यूटिकारिया, है ना, माँ इचिंग माँ चलेगी, कोई भी को है सुस्त ना। हम तो आप कह सकते हो मागले खुजली गोविंद करके चलेगी, माफी यूटिकारिया सिंह देखने करो को मिल सकता है। दैट्स गुड। कसला उम गोविंद करके यूटिकेरिया, माँ फिर कर दी कॉन्टैक्ट है डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकता है। तो यानी हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकता है।
10 गुड। तो कहने का मतलब ये एलर्जी भी करती है, हाइपर सेंसिटिविटी भी करती है 2 से 4% केसेस में। अगर 100 पेशेंट एंटी साइकोटिक थेरेपी पे है ना, तो कहीं ना 2 से 4% केसेस में ये देखने को मिलता है या मिल सकता है। बोलो यस और नो, हाँ या ना? दैट्स गुड। मैं तो बता तो रहा था तेज फिनोथायाजाइंस के तरक्की साथ देख ये देख देखने को मिल तो गई सकता है। होगी से फोटो सेंसिटिविटी, धूप में है ना रिएक्शन हो जाएगी, फोटो सेंसिटिविटी, सूर्य का प्रकाश झेल आदमी नहीं का पाएगी, लुगाई का घड़ो फोटो खा जाता है सेंसिटिविटी, यस हैं सेंसिटिविटी, ये सारे देखने को मिल सकते हैं। दैट्स गुड। एग्रेनुलोसाइटोसिस भी देखने को मिल सकता है। यार मायोकार्डाइटिस भी कभी कभी सिर्फ मायके देखने से को मिलता है। मुझे मायोकार्डाइटिस तो कभी कभी रेयरली लिखना चाहूं तो मायोकार्डाइटिस। तो आप कह सकते हो ये कुछ साइड इफेक्ट थे जो कि आपको इनके साथ याद रखना है। बोलो यस और नो, हाँ या ना? दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, भगत जनो, ये आपको मैंने साइड इफेक्ट बताए। बोलो क्या क्या साइड इफेक्ट हो गए, चैट ऑन कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या हो गए? एडवर्स इफेक्ट, यस एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या क्या हो गए? आप जवाब दीजिए। दैट्स गुड। आई वांट टू सी रिप्लाई। देख के ही बोल दो और तो कुछ नहीं, और जितने याद हो बिना देखे तो बहुत ही अच्छी बात है। दैट्स गुड। आई कैन सी। ओके, बढ़ू आगे। दैट्स गुड, बढ़ू आगे। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो, भगत जनो, कहानी को आगे बढ़ाते समोर दरबिया। दैट्स गुड। ओके ओके। वेट इंक्रीज, वेट गेन, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, सीएनएस वाले ड्राउजीनेस, लिथर्जी, मेंटल कंफ्यूजन, सीजर्स, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट। बहुत अच्छा बूनेस, आगे तक जाएगा। दैट्स गुड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता तो दिया। D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। दैट्स गुड। मायोकार्डाइटिस, एपेटाइटिस, एपेटाइट बढ़ेगी, वेट गेन, एंटीकोलिनर्जिक सिम्टम, ड्राई माउथ। दैट्स गुड। ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन। दैट्स गुड। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ सकता है जी, और साथ ही साथ यानी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ सकता है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जीएन, गोनेडोट्रोपिन का लेवल कम हो सकता है, एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी। बोलो यस और नो? दैट्स गुड। ईसीजी चेंजेज आ सकते हैं, वही मायोकार्डाइटिस। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ सकता है। ये सब साइड इफेक्ट। और कौन कौन सी एंटी साइकोटिक आपकी पीएससी पर अवेलेबल है? दो। पहली, बोलो बोलो बोलो, कौन कौन सी? एक हेलोपेरिडोल और एक सीपीजी, क्लोरप्रामाजिन, एमेनोरिया। बहुत बढ़िया। तो ये देखने को मिल सकता है। डोजेज सीपीजी की 100 से 800 mg तक दे सकते हो, 50 mg TDS या 100 mg TDS। और हेलोपेरिडोल की 2 से 20 mg पर डे दे सकते हो। कहने का मतलब 10 mg बीडी, 10 mg बीडी, 10 mg बीडी, तो दिन में 2 बार दोगे तो 20 mg हो जाएगा। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग जो मेन है वो आपकी पूरी है। फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, भगत जनों, हमने फार्मा में बहुत कुछ पढ़ लिया है, मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर कर लिए। गिव मी ब्लैंक स्लाइड। हमने फार्मा में क्या क्या पढ़ लिया है? आपके सर ने जनरल फार्मा पढ़ा दी थी, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई और मैंने आपको यस चालू किया जीआईटी पे, कॉन्स्टिपेशन, एमेटिक, एंटी एमेटिक, डायरिया, दैट्स गुड। फिर हमने कौन सा पढ़ा? कार्डियोवास्कुलर, हाइपरटेंशन। फिर हमने रेस्पिरेटरी भी पढ़ लिया, है ना। साथ ही साथ हमने रीनल, यानी जीआईटी के बाद बल्कि रीनल पढ़ा था, डायूरेटिक, रीनल पे डायूरेटिक पढ़ ली, दैट्स गुड, रीनल डायूरेटिक्स। उसके अलावा नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, सीएनएस, नर्वस सिस्टम, मेन तो खूब पढ़ लिया है, दैट्स गुड। बोलो यस और नो? तो यस लेडीज एंड मैन, आपकी फार्मा की मैक्सिमम कोर्स कवर हो गया है। जो भी बचेगा वो हम क्वेश्चन सेशन के थ्रू ले सकते हैं, या हो सकता है आगे कंटिन्यू। बस आप तो पढ़ते रहो, चिंता मत करो। 10 दिन तो हमने फार्मा में जीआईटी पढ़ लिया, डायूरेटिक पढ़ लिया, कार्डियोवास्कुलर पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी, रीनल, सीएनएस,
और थोड़ी कुछ बच गया है, तो ये सारी हमने पढ़ ली है। ओके, सो लेडीज एंड मैन, हेलोपेरिडोल का बताया ना इंजेक्टेबल है। तरुण तिवारी, आपके पास इंजेक्टेबल अवेलेबल है? 10 मिनट, इंजेक्टेबल अवेलेबल है? इंजेक्शन फॉर टेंशन। शाम को 8 बजे आपकी कोई भी क्लास होगी, MSN की हो सकती है, CHN की हो सकती है, बस आपको तो सब्सक्राइब करके रहना है, नोटिफिकेशन आ सकता है। 8 बजे से पहले नहीं होगी, 8 बजे, 8 बजे के बाद कभी भी हो सकती है, सो बी केयरफुल। और अगर वीडियो प्रीमियर भी किया जाएगा तो रखा नहीं जाएगा, आपको बस ये समझ के देखना है कि जैसे क्लास चल रही है, जैसे कल हुई थी। थैंक यू मे गो। बस धनी ऐप जो है अपने मोबाइल में ऐसा कर लो डाउनलोड, किराना का खरीदी कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, स्कूटर का पेट्रोल डला सकते हो, सब कुछ। और हर बार हर खरीद पे मिलेगा 5% का कैशबैक। Get 5% cashback on everything with Dhani Super Saver. Complete your KYC using Aadhaar and get your card in 1 minute. Pay for all your bills, petrol, groceries, tickets or shop anywhere and get 5% instant cashback. Get your card now. जय हिंद। अभी आप जो सुन रहे होंगे कि टीआरपी को लेके बहुत बड़ा घमासान चल रहा है, जो बहुत ही एक सीरियस मैटर है, क्योंकि टीआरपी के बदौलत ही ये न्यूज़ चैनल या कोई भी शो जो होता है टीवी चैनल पे, वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं सब। आप भी ये सोचते होंगे कि फ्री में हमें कितना ज़्यादा न्यूज़ दिखा दिया जाता है। इसके अलावा भी न्यूज़ चैनल वाले या कोई भी चैनल वाले कई अलग तरीके से भी कमाते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप हो गया। आप सुनते होंगे कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई या पावर्ड बाई या फिर प्रेजेंटेड बाई, सबके मतलब क्या होते हैं इसको कंप्लीट समझ जाते हैं। अब न्यूज़ चैनल वालों का खर्च बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कोई भी एक घटना हो जाती है, जैसे अभी हाथरस हो गया या फिर बलरामपुर हुआ, राजस्थान हुआ, कोई ऐसा मैटर हो जाता है जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब अभी घटना हुआ, वहाँ घटना स्थल पर जाके रिपोर्टिंग करना ब्रेकिंग न्यूज़ कराता है, तो उस पर कई सारे खर्च आते हैं। आप देखेंगे तो एक कैमरामैन ले जाना पड़ेगा, एक आपको रिपोर्टर ले जाना पड़ेगा, इन दोनों को कितना पैसा दीजिएगा। फिर जब वो वीडियो बना लेंगे तो उसको एडिटिंग के लिए टीम चाहिए, वहाँ एनिमेशन लगाना होगा, ग्राफिक्स लगाना होगा, उसको फिर से देखना पड़ेगा एडिटिंग के लिए। हम भी न्यूज़ चैनल में जो न्यूज़ देते थे, हमको तो एक दिन पहले बोल दिया जाता था कि सर एक दिन पहले ही न्यूज़ दे दिया कीजिएगा। वहाँ पर एडिटिंग में टाइम लगता है, तो इनका पैसा कहाँ से आएगा? एडिटिंग के बाद वो एंकर को दिया जाएगा, वो बोलेगा वहाँ पर, फिर उसका भी सैलरी दे के रखना है। जहाँ मीडिया वाले जाते हैं उनका वैन है, इसका खर्चा कौन देगा? यहाँ पर कभी कभी ज़रूरी पहुँचना पड़ता है, जल्दी पहुँचना पड़ता है तो फ्लाइट जाता है, 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ता है रिपोर्टिंग के लिए। खाना क्या खाएंगे, होटल में कहाँ रुकेंगे, इतना ज़्यादा खर्च आता है। और ये इतना पैसे से ले आकर आपको परोस के आपको न्यूज़ देते हैं, फ्री में दे के चले जाते हैं न्यूज़ आपको। अब बताइए इतना खर्च कहाँ से आया? तो एक न्यूज़ चैनल के लिए इतने भारी भरकम एंकर्स का क्या रहना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। तो एक जनरली एक न्यूज़ को कवर करने में उनको लगभग 20,000 रुपये का खर्च आ जाता है। अब सोचिए एक जो न्यूज़ देख रहे हैं ना, 20,000 का खर्चा है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया, लेगा अभी करोड़ों रुपया देखेगा। ईयरली इनका अगर खर्चा देखिएगा ना एक न्यूज़ चैनल का नेशनल लेवल का, तो 50 से 60 करोड़ रुपए इनका खर्च आता है। ये खर्च को वापस निकालने का एक ही तरीका है एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम शॉर्टकट में ऐड कहते हैं, प्रचार कहते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में मार्केटिंग में एक रूल है कि जो दिखता है वही बिकता है। ये मतलब अपना अपना थिंकिंग होता है। क्वालिटी वाली चीज़ के लिए कोई दिखने उखने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन हाँ एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट की सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट आपकी चीज़ों को जल्दी पहुँचा देता है। अब इसमें क्या है कि अब ये एडवर्टाइजमेंट का बड़ा महंगा रेट होता है, ये टीआरपी पे डिपेंड कर जाता है। जैसे 1 सेकेंड अगर आपको टीवी पे प्रचार करना है ना, 1 सेकेंड, तो उस 1 सेकेंड के लिए वो चैनल वाले आपसे 1,000 से 6,000 रुपये ले सकते हैं, और वो 1 हफ्ता के लिए। जैसे मान लीजिए अब ये 1,000 से 6,000 रुपये ले सकते हैं ऑन एवरेज में। जैसे मान लीजिए हमको अपना प्रचार कराना है और हम 10 सेकेंड का प्रचार करना चाहते हैं, तो इसमें देखिएगा वो हमसे 1,000 लेगा या 6,000 लेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको जानने के लिए आता है टीआरपी। जिनकी टीआरपी यानी रेटिंग कम है
वो 1000 लेंगे, जिनका मीडियम है वो 1000 से 6000 के बीच में लेंगे, जिनका ज़्यादा है वो 6000 रुपये लेंगे। यानी जिनकी टीआरपी ज़्यादा है उनका सोचिए सेकेंडों में वैल्यू सोचिए, 1 सेकंड का 6000 रुपया, यानी खाली मुंह दिखा के चल जाएंगे तो 6000 रुपया लेगा। और 6000 रुपया में आपको साल भर आपका प्रचार नहीं करेगा, ना ही 1 महीना प्रचार करेगा, केवल 1 हफ्ता वीकली का ये चार्ज है। सोचिए इतना बयान। मान लीजिए हमको अपना एप्लीकेशन पे क्लास लेते हैं, यूट्यूब पर क्लास इसीलिए कम हो गया क्योंकि एप्लीकेशन पे ज़्यादा क्लास हो गया, तो हमें अपने एप्लीकेशन का सपोज प्रचार करना है, तो हम किसी न्यूज़ चैनल वाले से बात करेंगे। हम मान लीजिए कि नॉर्मल न्यूज़ चैनल से बात की जो एकदम घटिया नहीं है, जिसका टीआरपी 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2000 रुपये वाले से हम संपर्क किए और हम कहें भैया हमको 10 सेकंड का एक प्रचार बनाना है, तो हम 10 सेकंड का प्रचार बना देंगे उसको। उसमें क्या करेंगे, प्रचार में आएंगे, कहेंगे जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से, आप लोग आ सकते हैं खान सर ऑफिशियल नामक एप्लीकेशन पे, जहां आपको हर चीज़ों को अपनी आम भाषा में टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से समझाया जा सकता है और ये आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। 10 सेकंड हो गया। इस 10 सेकंड का वो कितना लेगा, 1 सेकंड का 2000 लेता है, तो 10 सेकंड का सोचिए तो कितना हज़ार ले लेगा, वहाँ 20,000 रुपये लेगा। और 20,000 में हमको केवल 1 हफ्ते तक ही ये प्रचार दिखाएगा। सोचिए इतना ज़्यादा कॉस्टली होते हैं सर। इसलिए आप कभी देखे होंगे कि कोई प्रचार जो होता है, जब कोई चीज़ नई मार्केट में आती है तो उसका प्रचार 45 सेकंड का देता है, काफ़ी लंबा प्रचार देता है, फिर उसको घटा के 30 सेकंड का कर देता है, फिर लास्टली उसको 10 सेकंड का रख देता है, क्योंकि उनको पता है भैया हर सेकंड का इतना हज़ारों रुपए जा रहा है, हम 20 सेकंड का प्रचार कैसे रखेंगे। लास्ट में एकदम छोटा सा रख देता है ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये मार्केट में अभी चीज़ है, अवेलेबल है। लेकिन जब वो नई एंट्री मारती है तो उसका प्रचार 45 सेकंड तक का दिया जाता है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। अब हम समझते हैं कि एक न्यूज़ चैनल वालों को कितना मार्केटिंग से पैसा आ जाता है, क्योंकि अभी आपको पता ही कि 50 से 60 करोड़ रुपए उनका सालाना खर्च जाता है। तो हम एक दिन का हिसाब लगा लेते हैं, मोटा मोटी उसी हिसाब से 365 से गुणा करके हम साल भर का निकाल लेंगे। हम मान के चलते हैं एक दिन यानी 24 घंटे में अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो लगभग 8 घंटे उसमें प्रचार दिखा देता है। कुछ भी देखिएगा तो आपको 16 घंटा ही उसमें मूवी सीरियल या कुछ दिखाएगा, 8 घंटा तो प्रचार ही देगा। जितने ब्रेक देता है ना प्रचार, उसको अगर एक बार में कलेक्ट करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि नहीं वो 4 घंटे ही प्रचार दिखा रहा है। तो 4 घंटे को आप सेकंड में बदलेंगे, हालांकि हम एकदम मिनिमम माने हैं 24 घंटा में 4 घंटा प्रचार दिखाएगा तो 20 घंटा उसको प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, कमाएगा कैसे। तो मान के चलिए 4 घंटा, तो इसे सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे मिनट में, फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में, तो ये 14,400 सेकंड आता है। अब ये 14,400 सेकंड तो आ गया और हम ये मान लेते हैं कि वो चैनल एकदम कम कमा रहा है, तो मिनिमम पे जा रहा है, 1000 रुपया सेकंड ले रहा है वहाँ पर। तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो अप्रॉक्स ये 1.5 करोड़ आता है, हम 1 करोड़ मान लेते हैं यहाँ पे। तो पर डे इन सब का रेवेन्यू जो है प्रचार से 1 करोड़ रुपये का है, 1 करोड़ से ज़्यादा का है। 365 से गुणा करेंगे तो 365 आएगा, हम थोड़ा सा अप्रॉक्स में ले लेते हैं 400 करोड़। सोचिए ये साल भर में 400 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। कब, जब इनकी टीआरपी एकदम लुल है, एकदम नीचे है, इस पे निकाले हैं तब। और अगर किसी चैनल की टीआरपी यानी रेटिंग बहुत ज़्यादा है तो वो 1 सेकंड का चार्ज करेगा 6,000 रुपये। यानी अगर हाई रेटिंग वाला चैनल है तो सीधा समझिए कि 6 गुना वो ले जाएगा। तो यहाँ से 400 करोड़ का 6 गुना करेंगे तो 2400 करोड़। सोचिए इतना भयानक ये कमा देते हैं सब यहाँ पे, ये न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पर या फिर प्रचार वाले, जितना भी आप सीरियल या मूवी देखते हैं टीवी पर यहाँ पे, तो इनको हम लोग से कोई कमाई नहीं होती। इन लोग की मेन कमाई जो है वो एडवर्टाइजमेंट से, और वो तो एडवर्टाइजमेंट ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होने वाला नहीं है। यूट्यूब की मेन इनकम कहाँ से है, तो एडवर्टाइजमेंट से ही तो है। हर चीज़ का प्रचार, जोमेटो ये सब चीज़ का प्रचार इस पर देते रहता है। अब ये टीआरपी क्या है, तो टीआरपी ये बताता है कि कौन से चैनल को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे चुनाव के बाद एक एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल में क्या करते हैं न्यूज़ चैनल वाले, 8-10 हज़ार लोगों से पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया। पूरे लोगों से तो पूछ ही नहीं सकते हैं, जब पूरे लोगों से पूछेंगे तो फिर उससे जल्दी रिजल्टे आ जाएगा चुनाव का। तो 8-10 हज़ार लोगों से पूछ लेते हैं, एक अनुमान लगा देते हैं कि नहीं ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि हमने फला को वोट दिया है, यही आदमी जीत रहे हैं। और अक्सर आप देखते होंगे एग्जिट पोल सही ही हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अनुमान लगाते हैं। ऐसे ही अनुमान लगाया जाता है कि टीआरपी कि ज़्यादातर कौन से चैनल को देखा जा रहा है। तो जिस चैनल का ज़्यादा अनुमान आता है तो मान लिया जाता है कि हाँ उस चैनल की टीआरपी ज़्यादा है। जैसे स्टार प्लस, कभी भी टीआरपी ज़्यादा रहेगी चीज़ों की। जैसे हर घर में महिलाएं हैं, स्टार प्लस में सीरियल देगा ही, उसमें हमेशा महिला ही रहेंगी सब। कल चूल्हे में घुस के कहाँ गई थी, जब मैं कुकर में बैठी थी तो तुम कहाँ गई थी, वो ऐसे बोल रही थी ना कि चना फेंक दिया ऐसे करके कुछ, तो उसे बहुत चलता है। तो उनकी टीआरपी ज़्यादा है तो उसमें प्रचार ज़्यादा देता है। तो जिनकी टीआरपी ज़्यादा है उसको थोड़ा 1 सेकंड का 6,000 रुपया लेगा और उस पर प्रचार भयानक आएगा। और जिनकी टीआरपी कम, उसको कंपनी वाले प्रचार कम देंगे। अब देखिए ना स्टार प्लस पे भयानक, उनको भी पता है कि महिलाएं देखती हैं तो प्रचार देगा। ये देखिए फेयर एंड लवली,
मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से परी बन जाइए, तुरंत धड़ाधड़ सब महिला खरीद लेंगी सब यहाँ पर। और फेयर एंड लवली वाले को भी पैसा आ गया, थोड़ा सा प्रचार में दिया, फेयर एंड लवली बहुत ज़्यादा बिक गया, उसको इनकम आ गया। अब ये टीआरपी बताता कौन है? तो टीआरपी बताने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC है। यही बताती है कौन सा चैनल ज़्यादा जा रहा है। इसके लिए वो एक मशीन लगाती है, ये काले रंग की मशीन देख रहे हैं, ये सेट टॉप बॉक्स के साथ उसको लगा दिया जाता है। इस मशीन को कहते हैं पीपुल्स मीटर कहते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के टीवियों में नहीं लगा है, टीवी चैनल में नहीं लगा है, ये रेंडमली लगाया गया है। टोटल लगभग 44,000 घरों में लगाया गया है। अब इसमें लगाते वक्त क्या ध्यान दिया गया है कि इस 44,000 में से कुछ ऐसे हैं जो शहरी एरिया में, अर्बन एरिया में, जिससे कि शहरी लोगों की मेंटेलिटी पता चले कि वो किस तरह का चैनल देखते हैं। कुछ रूरल एरिया में है, गांव के क्षेत्र में। हालांकि इस पर टीआरपी पे हमेशा यही आरोप लगता है कि ज़्यादातर इसको तो लोगों ने किस में लगा रखा है, शहरी एरिया में। और हकीकत भी है, ज़्यादातर जो ये आपके पीपल्स मीटर है वो शहरी एरिया में ही है, जिससे कि गाँव के लोगों की फुल मेंटेलिटी नहीं आ पाती है। इसमें हर एज ग्रुप के में लगाया जाता है। कुछ ऐसे घरों में लगा दिया जाता है पता करके कि इसमें ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं, कुछ ऐसे घरों में लगा दिया जाता है जहां मीडियम फैमिली के ज़्यादा लोग हैं। इस तरह से लगाया जाता है, यानी एज की कैटेगरी से भी, ताकि जो BARC है इसको हर कैटेगरी का डाटा आ सके। कैसे हम आपको यूट्यूब चैनल पर दिखा रहे थे कि अपने एनालिटिक के हमको किस एज के लोग ज़्यादा देखते हैं, मेल फीमेल, किस इंडिया या बाहर के, वैसे ही बता देता है। जेंडर के हिसाब से कुछ ऐसे एरिया में लगा देगा सेटअप बॉक्स जहाँ महिलाएँ ही हैं, जैसे गर्ल्स हॉस्टल में लगा दिया। कुछ ऐसे में लगा देगा जहाँ पुरुष ही है, कोई पोस्ट ऑफिस या किसी ऐसे एरिया में लगा देगा जहाँ पुरुषों की ड्यूटी ज़्यादा है। उसको मेंटेलिटी पता चलते रहेगी कि कैसे चैनल को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेज में, बंगाल में कुछ लगा देगा, कुछ उड़ीसा में लगाएगा और अलग अलग स्टेट में लगाएगा। इससे कि उसको एक रॉ डाटा मिल जाता है। जिस तरह से एग्जिट पोल में क्या किया जाता है, अलग अलग मोहल्ले में जाया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है